तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं हेलो किस्म के चैप्टर नंबर 264 के बारे में। और यहाँ से शुरुआत होती है जुवेलिन प्रिजन जीहो पार्क आर्क की। अभी हम देखते हैं जो जीहो वाला जेल का पिंजरा होता है, उसके अंदर दो पुलिस वाले आते हैं और कहते हैं, आज हमारे साथ एक नया इंसान है जो तुम्हारे साथ यहाँ रहने वाला है, तो कोई भी उसको परेशान नहीं करेगा। सबके सब आपस में बहुत अच्छे से रहना, कोई भी मुसीबत खड़ी मत करना। क्या तुम सब समझ गए? और जेल के कैदी आपस में बात कर रहे होते हैं, क्या एक नया कैदी? आखिर वो यहाँ पे क्यों आ रहा है? और तभी हम देखते हैं इस जेल के अंदर वो नया कैदी एंटर करता है और ये कैदी और कोई नहीं बल्कि वही होता है जिसको हमने एक बार पहले भी देखा होता है। ये हॉस्टल गैंग का एक डैड होता है जिसको हमारे डैनियल ने भी एक बार काफी अच्छे से बजाया था। तो ये बंदा एक नंबर का हरामी तो होता ही है और अभी बहुत ही स्टाइल में जेल के अंदर चल के आ रहा होता है। ये कहता है, तुम सबको देख के अच्छा लगा, मेरा नाम राइले है, मैं गैंगडोंग में कुछ गैर कानूनी काम करते हुए पकड़ा गया था। और ये अपने मन में अभी सोच रहा होता है, इन सब के सामने मुझे पहला अपना इम्प्रेशन काफी ज्यादा अच्छा बनाना होगा। और साला, मेरे अलावा हॉस्टल गैंग का और कोई डैड पकड़ा क्यों नहीं गया? सिर्फ मैं ही यहाँ पे क्यों हूँ? और सारे कैदी अभी राइले को देख के बोल रहे होते हैं, नाइस आईब्रोज। राइले अपने मन में कहता है, इन सालों की तो आईब्रोज ही नहीं है। इस जेल के पिंजरे का जो भी यहाँ का लीडर है, मुझे फाइट में उसको हराना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा करूँगा तभी यहाँ पे सारे के सारे लोग मेरी इज्जत करेंगे। अभी राइले टकला देखता है वैली ली को जो अभी अपने पौधे के साथ खेल रहा होता है। राइले सोचता है, नहीं, ये तो मुझे लीडर नहीं लग रहा है। तभी जो डैरियस हब्सी यहाँ पे बैठा होता है वो कहता है, अच्छा तो तू गैंगडोंग से है, मैं उस जगह को जानता हूँ। और डैरियस को देख के ही राइले समझ जाता है कि यही यहाँ का लीडर है। राइले सीधा डैरियस के पास आता है और अपना पैर डैरियस के छाती में लगा देता है और कहता है, तो तू ही है यहाँ का लीडर। सुन बे, तुझे एक बात पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं बहुत बड़ा पागल हूँ और मैं यहाँ पे किसी भी तरह की कोई मुसीबत नहीं चाहता, इसलिए मुझसे फाइट करने की सोचियो भी मत, समझा? डैरियस कहता है, मुझे लगता है इस हरामजादे के ऊपर तो मुझे दया भी नहीं आएगी। और यार होता भी यही है, जब कुछ समय तक राइले इस जेल में रहता है तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और जो बंदा यहाँ जेल में बच्चों को सुधारने के लिए आया होता है, जब वो राइले को एक कागज में आर्ट बनाने के लिए कहता है तो राइले उस कागज में आर्ट बनाने की जगह बस ये लिखता है, हेल्प मी। जो ये मिस्टर किम होता है राइले की आर्ट को देख के कहते हैं कि क्या एक मदद के लिए सिग्नल? आखिर ये क्या है? और यार जो मिस्टर किम होते हैं ना, वो किसी की आर्ट से उसका मेंटल स्टेट पता लगाने की क्षमता रखते हैं। मिस्टर किम को राइले की आर्ट देख के पता चल जाता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा प्रेशर में है, ये बहुत ज्यादा डरा हुआ है, इसके अंदर मतलब दहशत भरी हुई है। मिस्टर किम खुद से कहते हैं, मैंने ऐसा सिग्नल कभी भी किसी की भी ड्राइंग में नहीं देखा। आखिर इस बच्चे के साथ हर रात ऐसा क्या होता है जिस वजह से ये इतना ज्यादा दहशत में है? और राइले अभी बोल रहा होता है, सर प्लीज मेरी मदद करो, हर रात लीडर मेरे साथ गलत काम करते हैं, प्लीज सर, कि क्या आप मुझे किसी दूसरे पिंजरे में डाल सकते हो? मुझे वहां पे नहीं रहना, या फिर आप इस क्लास को खत्म ही मत करो, मुझे यहीं पे आपके साथ रहना है, प्लीज सर मेरी मदद करो, मैं दोबारा से उस नर्क में वापस नहीं जाना चाहता। और मिस्टर किम अभी अपने मन में सोच रहे होते हैं, इस बच्चे के खुद के भी बहुत सारे क्रिमिनल्स रिकॉर्ड है, इसने खुद भी काफी सारे क्राइम करे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी ये इतना ज्यादा डरा हुआ है। सच में काफी हैरानी वाली बात है। मैं सोच रहा हूँ जिस लीडर की ये बात कर रहा है वो किस तरीके का बच्चा है। इसके बाद जो लीडर होता है उसको मिस्टर किम के सामने बुलाया जाता है और लीडर होता है डैरियस। डैरियस कहता है, हाँ मैंने उसको पंच मारा और वो पंच डिजर्व करता था। क्या इसमें भी मेरी गलती है? मुझे लगता है जुवेलिन प्रिजन में आने से पहले तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ जान लेना चाहिए था। इस जेल के अंदर पावर ही सब कुछ है, तुम्हें ये बात पता है ना? मिस्टर किम अभी अपने मन में सोचते हैं, डैरियस होंग ये बहुत ही ज्यादा बेशर्म किस्म का बच्चा है और अगर मुझे किसी भी बच्चे को सुधारना है तो सबसे पहले मुझे उसके साथ एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा, एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा। डैरियस होंग ये किसी और के साथ लड़ाई झगड़ा ना करे, इसके लिए मुझे ये जानना जरूरी है कि ये किस तरीके का बच्चा है। तो इसलिए जो मिस्टर किम होता है डैरियस को भी एक ड्राइंग बनाने के लिए देते हैं, उसके मन की, जो उसका मन करे वो उसको ड्राइंग बनानी होती है। डैरियस कहता है, क्या मुझे ड्राइंग बनानी है? क्या मैं 5 साल का बच्चा हूँ कोई? और अभी हम देखते हैं जो डैरियस होता है उसने ड्राइंग बनाई होती है 2 पहाड़ों की और हरे घास की।
और मिस्टर किम ये आर्ट देख के ये नतीजा निकालते हैं कि ये बंदा काफी ज्यादा अकेला है और इसको खुद का सेल्फ प्रोटेक्शन चाहिए। मिस्टर किम ये आर्ट देख के अपने मन में कहते हैं, मुझे लगता है डैरियस को शांति बहुत ज्यादा पसंद है और उसको बस प्यार चाहिए। सच में मुझे इसको देख के कुछ याद आ गया। और यार जहाँ पे मिस्टर किम फालतू का इस आर्ट को देख के इतना ज्यादा इमोशनल हो रहे होते हैं, मिस्टर किम को अंदाजा भी नहीं होता कि ये जो 2 पहाड़ डैरियस ने बनाए हैं असल में वो पहाड़ नहीं है। ये 2 पहाड़ सी जैसी दिखने वाली चीज निशानी है डैरियस के हवस की, जिस वजह से वो यहाँ जेल के अंदर आया है। शायद ये 2 पहाड़ हमारे ओली वैंग के भी हो सकते हैं जो डैरियस को याद आ रहे हैं। इसके बाद मिस्टर किम एक बहुत ही इमोशनल आवाज में कहते हैं, अच्छा तो तुम इस तरीके के बच्चे हो, है ना? लेकिन जैसे ही मिस्टर किम सामने की तरफ नजर करते हैं तो वो देखते हैं डैरियस अभी टेबल के ऊपर चढ़ गया होता है और मिस्टर किम के पास आ रहा होता है। डैरियस के फेस में हमें हवस साफ साफ दिखाई दे रही होती है। लेकिन तभी जो यहाँ पे पुलिस वाले होते हैं वो डैरियस को पकड़ के यहाँ से ले जाने लगते हैं और जो डैरियस होता है अपना पजामा ठीक करते हुए कह रहा होता है, अरे मैं तो मिस्टर किम को कुछ दिखाना चाहता था। और ये पुलिस वाले आपस में कह रहे होते हैं, ठीक से पकड़ो इसको इसकी पैट मत निकालने दो। मतलब यार जिन बच्चों को मिस्टर किम सोच रहे होते हैं कि ये बच्चे मन के सच्चे हैं, वही बच्चे मिस्टर किम के पर्सनल पहाड़ों में चढ़ाई करना चाहते हैं। मतलब सच में यार, लेकिन क्या क्या बोलना पड़ रहा है मुझे, बट जो सच है वो सच है। डैरियस यही करना चाहता होता है। इसके बाद जो मिस्टर किम होते हैं उनको पता चलता है जो डैरियस है वो इसी वजह से यहाँ जेल के अंदर आया है। मिस्टर किम अभी स्पिनर घुमाते हुए अपने मन में सोचते हैं, मुझे पूरा यकीन नहीं है क्या मैं इन बच्चों को सच में हैंडल कर सकता हूँ। तो खैर डैरियस होंग के बाद अब बारी आती है हमारे जीहो पार्क की। अभी मिस्टर किम जीहो के सामने बैठा हुआ होता है और फिट्स स्पिनर घुमा रहा होता है। जीहो बहुत ही क्यूरियसनेस के साथ कहता है, सर आखिर वो क्या है? मिस्टर किम कहता है, बेटा इसको फिट्स स्पिनर कहते हैं, इसको घुमाने से तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है। जीहो कहता है, वो सर ये काफी ज्यादा कमाल का है। इसके बाद मिस्टर किम कहते हैं, तो जीहो पार्क सब कुछ कैसा चल रहा है? मैंने सुना है तुम्हारी डैरियस के साथ बहुत ही बड़ी फाइट हुई थी एक, कहीं डैरियस तुम्हें जेल के अंदर किसी भी तरह से परेशान तो नहीं करता? और मिस्टर किम अभी अपने मन में सोच रहा होता है, जीहो वैसे एक अच्छा लड़का है। इसके बाद जीहो कहता है, अब क्या कर सकते हैं सर, वैसे भी मैंने कुछ गलत करा होगा इसलिए ही मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे बस मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। मिस्टर किम कहते हैं, अच्छा तो तुम मानते हो तुमने गलत काम करा है? इसके बाद मिस्टर किम बहुत ही प्यार से जीहो के सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, जीहो डैरियस ने सच में तुम्हें काफी ज्यादा परेशान करा होगा, लेकिन तुम एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बच्चे हो। ये सच में एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि तुम भी डैरियस की तरह नहीं बने। जीहो उन बुरे बच्चों को खुद को बदलने मत देना तुम कभी। बेटा तुम एक बहुत ही ज्यादा समझदार और अच्छे बच्चे हो, मैं जानता हूँ तुम समझ रहे हो मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ। तुम एक बहुत ही ज्यादा खुले दिल के बच्चे हो जो बाकियों की तरह नहीं है। बस जो बेवकूफ लोग होते हैं वही जेल में आके काफी ज्यादा बुरे इंसान बन जाते हैं। और मिस्टर किम अपने मन के अंदर कहते हैं, जुबिलियन प्रिजन के अंदर बस मुझे एक ही उम्मीद की किरण दिखी है और वो है जीहो पार्क। और जीहो के साथ ही साथ में हमें वैली ली का भी सीन दिखाया जाता है जब वो मिस्टर किम के सामने आया होता है। वैली ली डायरेक्ट मिस्टर किम का गला पकड़ लेता है और उनको जान से मारने की कोशिश कर रहा होता है और बस एक ही बात बार बार बोले जा रहा होता है, लीडर ने मुझे तुम्हें मारने के लिए कहा है इसलिए मुझे तुम्हें मारना होगा, लीडर ने मुझे तुम्हें मारने के लिए कहा है। और पुलिस वाले यहाँ पे चिल्ला रहे होते हैं, वैली ली को जल्दी से टेबल से हटाओ, रिहैबिलिटेशन गया भाड़ में। और यार जब जेल के अंदर ना वैली और डैरियस जैसे खूंखार बच्चे देखने के बाद जब मिस्टर किम हमारे जीहो को देखते हैं तो सच में उनको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। मिस्टर किम अपने मन में सोच रहे होते हैं, मुझे लगता है मैं जीहो को सुधार सकता हूँ, मुझे उसको जेल से बाहर निकलवाना होगा। उस बेचारे ने जेल के अंदर पहले ही काफी कुछ सहा होगा। और जो आर्ट जीहो ने बनाई होती है उसको देख के मिस्टर किम अपने मन में सोच रहे होते हैं, 2 छोटी सी खिड़कियां, एक छोटा सा गेट। और जीहो की आर्ट से जो मिस्टर किम होते हैं उनको काफी ज्यादा पॉजिटिव मैसेज मिल रहा होता है। मिस्टर किम अपने मन में सोचते हैं, इससे पहले कि जीहो इन बच्चों के साथ रह के यहाँ पे बिगड़ जाए, मुझे जीहो को यहाँ से निकलवाना होगा। जो यहाँ का जेलर होता है मिस्टर किम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि जीहो का सेल बदल दिया जाए, उसको बुरे बच्चों के साथ ना रखा जाए। लेकिन जेलर मिस्टर किम की बात नहीं मानता और कहता है, इस पूरी कंट्री में बस एक ही जुबिलियन प्रिजन है और इसलिए कभी कभार ऐसा हो जाता है जो विक्टिम होता है और जो विक्टिम को परेशान करने वाला होता है वो एक ही जेल के पिंजरे में बंद होते हैं। और जब ये बच्चे 23 साल के हो जाते हैं तो हम इनको अडल्ट प्रिजन में भेज
देते हैं। लेकिन तब तक के लिए इन सारे बच्चों को यहीं रहना पड़ेगा मिस्टर किम। तभी जो मिस्टर किम होता है चिल्ला के कहता है, तो आप मुझे कहना चाहते हो इन मासूम बच्चों को इस जेल में इस बेकार सी कंडीशन में रहना पड़ेगा? क्या आपको पता भी है डैरियस होंग जो जिहो को परेशान किया करता था वो दोनों के दोनों एक ही जेल के अंदर हैं। उस जेल के पिंजरे का लीडर डैरियस होंग जरूर जिहो को वहाँ पे परेशान करेगा। मैं कुछ नहीं जानता, बस उसको वहाँ से अलग करो। और अभी हमें डैरियस की एक हल्की सी झलक दिखाई जाती है जहाँ पे उसने रायले की रैली निकाली होती है। इसके बाद जेलर कहता है, मिस्टर किम शांत हो जाओ आप। आपको सच में इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। मिस्टर किम कहता है, क्या आखिर आप कहना क्या चाहते हो? जेलर कहता है, वो जो जेल का पिंजरा है वहाँ का लीडर डैरियस नहीं है, वहाँ का लीडर है जिहो पार्क। यहाँ तक कि वो पागल वैली ली अगर जिहो उसको मरने के लिए भी कहेगा तो वो उसके कहने में मर भी जाएगा। उस जेल के पिंजरे के अंदर सब कुछ जिहो के ही कंट्रोल में है। और इसके बाद मिस्टर किम को याद आता है जो वैली ली होता है, जब उसने उसकी गर्दन दबाई थी तो वो कह रहा था कि लीडर ने उसको ऐसा करने के लिए कहा है। मिस्टर किम अभी अपने मन में सोच रहे होते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या जिहो ने वैली को ऐसा करने के लिए कहा था? लेकिन जिहो तो एक बहुत अच्छा बच्चा है, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? और अभी हम देखते हैं जिहो के जेल के पिंजरे के अंदर जो रायले होता है उसको हमारे डैरियस ने पकड़ रखा होता है और जिहो के हाथ में अभी बहुत ही ज्यादा पैनी सी चीज होती है जिससे वो रायले की आईब्रोज उड़ा रहा होता है। रायले कहता है, सॉरी मुझे माफ कर दो। जिहो कहता है, रोना बंद कर नहीं तो इससे मैं तेरी आंख फोड़ दूंगा। और यार जिहो जिस तरीके का इंसान अभी बन चुका है ना वो सच में इसकी आंख फोड़ सकता है। रायले की आईब्रोज साफ करते करते जिहो कहता है, अरे तेरे तो खून निकलने लगा। तो खैर हमारा जिहो वैसे काफी ज्यादा बदल चुका है लेकिन इस जेल का राजा अभी भी जेक किम ही होता है। अभी हम देखते हैं जितने भी जेल के पिंजरों के लीडर्स होते हैं जेक उन सब की फाइट आपस में करवा रहा होता है। अभी जेसन और ब्रैड कहते हैं, सर ये सब अपने अपने सेल्स के लीडर्स हैं और ये सारे के सारे काफी ज्यादा कमाल के हैं। और वो सेल नंबर 17 का लीडर ईथन हुएंग, ये पहले डोंग टाउन का एरिया अकेले ही संभाला करता था सर, और ये बंदा किसी को भी देख के नहीं डरता। मुझे लगता है काफी सही रहेगा। ईथन के हाथों में भी 2 अनकॉन्शियस बंदे पड़े होते हैं। ईथन जेक को कहता है, तुमसे मिलके काफी ज्यादा अच्छा लगा जेक, उम्मीद करता हूँ कभी मुझे तुम्हारी गैंग बिग लीग में तुम्हारे अंडर काम करने का मौका मिलेगा। और यहाँ पे वो जेक की गैंग का नाम गलत लेता है। इसके बाद ब्रैड कहता है, इसने तो मुझे मेरे बॉस जेरी की याद दिला दी। सर ये आपकी एक नई तलवार बन सकता है, अगर आपके पास 2 तलवार होंगी इससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। जेसन कहता है, सर अगर ये हमारी गैंग में आ गया तो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा, क्या आप इसको हमारी गैंग में लेना चाहोगे? जेक कहता है, नहीं मुझे और तलवारों की जरूरत नहीं है क्योंकि तलवार एक बहुत ही सिंपल वेपन है। और तभी अचानक से जो जिहो होता है ईथन के मुंह पे एक मुक्का मार के ईथन को बेहोश कर देता है। और अब तक जिहो जमीन में लेटा हुआ था, एक्टिंग कर रहा था कि वो बेहोश हो गया है। इसके बाद जेक जिहो के पास आता है और कहता है, तो अब तू एक लीडर बन गया है, लेकिन मुझे लगता है मैंने कहा था इस फाइट में वेपन इस्तेमाल नहीं करने, लेकिन तूने जीतने के लिए वेपन इस्तेमाल करे। और अभी हम देखते हैं जिहो के हाथ में 2 नलके होते हैं जिससे उसने ईथन का मुंह फोड़ा था। लेकिन तभी जिहो कहता है, जेक सारे सेल्स के लीडर्स आपस में फाइट कर रहे हैं लेकिन तुम क्यों नहीं? सिर्फ हम ही लोग वहाँ पे फाइट कर रहे हैं और तुम यहाँ पे मजे से बैठ के सब कुछ देख रहे हो, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। लेकिन जो जेक होता है जिहो की बात को इग्नोर मार के यहाँ से जाने लगता है और कहता है, जिहो पार्क तू वैसा ही रह जैसा तू अभी है, जब तक कि तू एक ऐसा इंसान नहीं बन जाता जो मेरे आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और जेसन और ब्रैड अभी आपस में बात कर रहे होते हैं, तुमने देखा जो जिहो था वो बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा था और लास्ट मोमेंट में उठ के उसने जो फाइनल विनर था उसके पीछे से आके अटैक करा। ये साला गंदी नाली का कीड़ा। और जेसन एक लात मारता है जिहो के मुंह पे। इसके बाद जेसन जिहो के मुंह पे अपना जूता रखता है और कहता है, तुझ जैसा घिनौना इंसान बिग डील में कभी भी नहीं आ सकता। देख मुझे नहीं पता कि जेक को तू क्यों पसंद है, लेकिन तू हमारी गैंग के अंदर आने के ख्याल छोड़ दे। हमें तेरी तरह कोई इंसान नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो सही तरीके से फाइट करे जैसे कि ईथन। जिहो कहता है, अच्छा तो बता उस ईथन को किसने मारा? जेसन कहता है, अबे साले पागल, इस तरह से जीत के तू खुद को कहीं की बहुत बड़ी तोप समझ रहा है? जिहो कहता है, बिल्कुल जेसन, तुझे नहीं पता मैं तेरी भी तोड़ सकता हूँ। जेसन जिहो को अपनी तरफ खींचता है और कहता है, अच्छा तो ट्राई करके देख ले, जो भी तू कर सकता है सब कुछ करके देख ले हरामजादे। जिहो कहता है, ओ अच्छा ठीक है।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेल के अंदर का सीन, जहाँ पे लकड़ी काटने की मिल पे अभी कुछ कैदी काम कर रहे होते हैं और जेसन भी अभी लकड़ी काट रहा होता है। लेकिन तभी उसके पीछे से हमारा जीहो आता है। जेसन कहता है, तो क्या तू मेरे पीछे से मुझे धक्का देके मुझे काटने की सोच रहा है, या फिर मुझे मार के बेहोश करना चाहता है, जैसा कि तूने अपने दोस्त के साथ करा था जिसको तूने धक्का दिया था। तू कुछ भी बोल नहीं रहा है। तेरी इस खामोशी से मैं ये समझूंगा कि तुझे इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा है कि तूने अपने दोस्त को धक्का दिया था। जीहो कहता है, हाँ मुझे पछतावा है। काश मैं वक्त में पीछे जा सकता, काश मैं वक्त में पीछे जा सकता तो मैं उस हरामजादे को खुद धक्का नहीं देता। और ये कह के जीहो यहाँ से एक इस्माइल के साथ चला जाता है, लेकिन साथ ही साथ में उसने वैली ली को इशारा भी कर दिया होता है। वैसे वैली ली को तो उसने काफी पहले ही इशारा कर दिया होता है और वैली अभी सीधा आके जेसन को सीधा लकड़ी काटने की मशीन के ऊपर धक्का दे देता है। मतलब कि जहाँ पे वो पैना सा ब्लेड होता है जिससे लकड़ी कटती है, उसके ऊपर धक्का दे देता है। तो भाई लोग, ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड भी आपको अच्छा लगा हो। और यार, जितने भी बंदे वीडियो को लाइक नहीं करते, बस वीडियो देखते हैं, उन सबको कहना चाहूंगा कि भाई लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, इससे आपका कुछ भी नहीं जाएगा। तो अब मिलता हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।